हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम छत्तीसगढ़ में साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो जितने भी पुस्तक थे, रचनाएं थी, पत्रिका थी, उन सभी को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कोरिलेट फोनेटिक के साथ याद करने का प्रयास किया, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो भी मतलब कि साहित्यकार थे, है ना, उनसे जुड़ी जितनी भी जरूरी जानकारी है, ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप बुक्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जितने भी चीजें लिखी हैं वो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना, इन जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में। तो देखिए, हमने लिखा है साहित्यकारों का विस्तृत वर्णन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साहित्यकारों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय के बारे में, ठीक है ना। ये हीरालाल काव्योपाध्याय के बारे में कौन कौन सी जानकारी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा है ना। इसके अलावा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या कर लीजिए, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, इनके बारे में जानते हैं हीरालाल काव्योपाध्याय के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, धमतरी में, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ इनका, धमतरी में, ठीक। और देखिए, यह जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक हैं, है ना। हीरालाल क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक है, ठीक है ना। इनको और क्या कहा जाता है, हीरालाल काव्योपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि या व्याकरणाचार्य किनको कहा जाता है, इन्हीं हीरालाल काव्योपाध्याय को, है ना। इनके बारे में हमने इनकी रचनाओं को ट्रिक से याद करा दिया है, इनके जितने भी रचनाएं हैं इन सभी के, है ना। आज की इस वीडियो में हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या उन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि के नाम से एक प्रसिद्ध है, ठीक। देखिए, इनके बारे में नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। इनके द्वारा सर्वप्रथम, है ना, 1890 में छत्तीसगढ़ व्याकरण का निर्माण किया गया था, ठीक है। इनके द्वारा ही क्या किया गया था, सर्वप्रथम 1890 में छत्तीसगढ़ व्याकरण का निर्माण किया गया था। लेकिन इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर गिरियसन के द्वारा किया गया, है ना। मतलब छत्तीसगढ़ी व्याकरण का जो निर्माण किसने किया था, छत्तीसगढ़ व्याकरण का निर्माण तो हीरालाल काव्योपाध्याय ने। लेकिन इसको प्रकाशित किसने किया था, तो डॉक्टर गिरियसन ने इसको प्रकाशित किया था, किसको, छत्तीसगढ़ी व्याकरण को, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जितने भी लिखे हैं पॉइंट्स उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, धमतरी में, ठीक है। इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक हैं, है ना। और इन्होंने 1890 में छत्तीसगढ़ व्याकरण का निर्माण किया था, जिसका मतलब क्या किए, प्रकाशित कौन किया इसको, तो डॉक्टर गिरियसन ने किया था, ठीक है। तो हमने हीरालाल काव्योपाध्याय के बारे में यहाँ पर इतना देखा, है ना। इसके अलावा आप जाके बुक्स में भी देख सकते हैं। तो गाइज, लास्ट में हम जो भी है ना, साहित्यकार, उनका जन्म कहाँ हुआ है ना, उनको हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे, कोरिलेट फाइंड ट्रिक से इन साहित्यकारों के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, मुकुटधर पांडे, ठीक ना। तो मुकुटधर पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बालपुर में, है ना। मुकुटधर पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था, बालपुर में। और ये बालपुर का है जांजगीर चांपा में। तो इनका जन्म हुआ था। तो ये अपने जीवन में कौन सा विशेष कार्य किए, है ना, कौन सी साहित्यिक रचनाएं किए कि इनका नाम आज भी प्रचलित है। तो देखिए, इन्हें छत्तीसगढ़ का छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। और इनकी कौन सी रचना के कारण, तो कुर्री के प्रति, ठीक है, कुर्री के प्रति जो इनका रचना है मुकुटधर पांडे का, जिसके वजह से इनको छत्तीसगढ़ का छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है ना। इसके अलावा इनकी क्या विशेषता है, तो देखिए, इन्होंने महाकवि कालिदास, ठीक है, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत रचना का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है, ठीक है ना। मेघदूत जो रचना है वो किसका है, महाकवि कालिदास का। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया है, तो इन्हीं ने किया है, किसने, मुकुटधर पांडे जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में इनका अनुवाद किया है, किसका, मेघदूत रचना का, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर मुकुटधर पांडे के बारे में जाना। उसके अलावा देखिए, देखते हैं लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में, ठीक है ना। तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, तो बालपुर, ठीक है,
बालपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा में। देखिए जितने भी पांडे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? जांजगीर चांपा के बालपुर में। ठीक, देखिए ये मुकुटधर पांडे है ना, ये लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बालपुर जांजगीर चांपा में, बालपुर जांजगीर चांपा में, बालपुर जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो जितने भी पांडे हैं है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बालपुर जांजगीर चांपा में। ठीक है, ये लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में देखते हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार कहते हैं, है ना। इस लोचन प्रसाद पांडे जी को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार। ठीक है, इनका प्रथम नाटककार नाटक कौन सा है? तो कौन सा है? कालीकाल। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि लोचन प्रसाद पांडे जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार कहा जाता है, तो उनकी कौन सी रचना के कारण उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार कहा जाता है? तो उनकी जो रचना है कलीकाल, है ना, उसी रचना के कारण उनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटककार। ठीक है, मतलब कि इन्होंने ही प्रथम नाटककार की रचना की थी। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी ने ही छत्तीसगढ़ में प्रथम नाटककार की रचना की थी, और वो कौन सी रचना थी? तो कलीकाल। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं बंशीधर पांडे के बारे में। तो बंशीधर पांडे जी का भी जन्म कहाँ हुआ था? तो बालपुर जांजगीर चांपा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक ना, इनको क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है। किनको? बंशीधर पांडे को। ठीक ना, इसको हमने ट्रिक से भी याद करवाया है कि प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो बंशीधर पांडे। ठीक है, तो इसको हमने किस प्रकार से ट्रिक से याद करवाया, तो आप वीडियोस में देख लीजिएगा, है ना, इससे पिछले वाले वीडियोस में, है ना। और इनको मतलब छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है, तो इनका कौन सा रचना है उपन्यास, है ना? तो हीरू के कहानी। ठीक है, हीरू का कहानी जो है वो किनका रचना है? तो बंशीधर पांडे जी का। और ये क्या है? प्रथम उपन्यास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हीरू के कहानी। और जिन्होंने रचना किया था हीरू का कहानी का, उन्हीं को तो बोलेंगे ना क्या? प्रथम उपन्यासकार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो बंशीधर पांडे। कौन सी रचना है इनका? हीरू के कहानी। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा। उसके अलावा देखते हैं हम नेक्स्ट गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किसे कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को, है ना। और इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप बुक्स में भी देख सकते हैं, कहीं मिल जाए तो। उसके अलावा गूगल तो है ही, वहां आप जाके इसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का नीलकंठ किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध को, है ना। उसके अलावा देखते हैं निरुपमा शर्मा के बारे में। ठीक है, जो निरुपमा शर्मा है ना, इनकी क्या विशेषता है इनको देखते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री है। ठीक है, जो निरुपमा शर्मा है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री है। ठीक ना, और इनको किस कविता के कारण इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम कवित्री कहा जाता है? तो पतरेंगी और बूंदों का सागर। ठीक है ना, पतरेंगी और बूंदों का सागर जो इनका रचना है, एक कविता है, जिनके कारण इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम कवित्री कहा जाता है। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की सोनाबाई, है ना। छत्तीसगढ़ की सोनाबाई किनको कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, निरुपमा शर्मा को। ठीक है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार भी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा की जो पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो यही है। ठीक ना, इनके अलावा हमने यहाँ पर इनको देखा, पुरुष लोग को देखा। ठीक है, जितने भी मतलब ये लोग हैं वो पुरुष है। और ये क्या है? निरुपमा शर्मा एक महिला है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो यही है, निरुपमा शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त किया कि छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री हैं। इसके अलावा इन्हें छत्तीसगढ़ की सोनाबाई के नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम महिला साहित्यकार भी इनको कहा जाता है। और उनकी रचना के बारे में हमने देखा, पतरेंगी, बूंदों का सागर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में। ठीक है, तो ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है? तो इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रबंध, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रबंध खंड काव्य का जनक माना जाता है। ठीक है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कहा जाता है? प्रबंध या खंड काव्य कार माना जाता है। ठीक है, खंड काव्य का जनक माना जाता है। और इनकी कौन सी रचना के कारण? तो दान लीला। ठीक है, जो दान लीला है किसकी रचना है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। इनको हमने ट्रिक से याद करवाया भी है। ठीक, तो इनको जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम खंड काव्यकार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनके दान लीला के रचना के कारण। ठीक है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम खंड काव्य है
वो कौन सा है, दान लीला। कौन सा है, दान लीला। और इनका जो रचना किए है उन्हीं को तो क्या कहा जाएगा, खंड काव्य के जनक। तो खंड काव्य के जनक कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी क्यों कहा जाएगा, क्योंकि वो गांधी जी के विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, होंगे, है ना, इसी कारण इनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। ठीक, और इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की थी। ठीक है, किसने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किनके बारे में जाना, किन साहित्यकारों के बारे में, तो हीरालाल काव्योपाध्याय के बारे में, मुकुटधर पांडे के बारे में, लोचन प्रसाद पांडे के बारे में, बंशीधर पांडे के बारे में, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, निरुपमा शर्मा के बारे में, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में, है ना। तो यहाँ हमने इतने साहित्यकारों के बारे में जाना। इसके अलावा हम अब देखते हैं नेक्स्ट साहित्यकारों के बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं हम, है ना। तो गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट, है ना, माधवराव सप्रे के बारे में। तो माधवराव सप्रे के बारे में हमने पढ़ा भी था, है ना। क्या पढ़ा था, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक। ठीक है, सबसे पहले जो समाचार पत्र था, है ना, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया था, है ना। इसी कारण इनको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सन 1900 में, ठीक है, सन 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का क्या किया था, प्रकाशन किया था। कहाँ से, पेंड्रा रोड बिलासपुर से। ठीक है ना। तो माधवराव जो है छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था, कौन सा, छत्तीसगढ़ मित्र। कहाँ से, पेंड्रा रोड बिलासपुर से। ठीक है, कब किया था, तो सन 1900 में। ठीक है, तो हमने इनके बारे में जाना। उसके बाद अब हम देखते हैं रामदयाल तिवारी के बारे में। ठीक है, ये क्या है कि ये छत्तीसगढ़ के विद्यासागर कहलाते हैं। ठीक ना, जो रामदयाल तिवारी जी हैं उन्हें छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, ये जो रामदयाल तिवारी जी है मतलब किस प्रकार के सोचते थे, उनका जो विचार था वो गांधीवादी था। ठीक ना, इसी कारण उन्होंने एक रचना की थी गांधी मीमांसा नाम से। ठीक है, गांधी मीमांसा जो है रामदयाल तिवारी जी का रचना है ना। गांधी मीमांसा की रचना की थी, क्यों, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक ना, और इन्होंने क्या किया था, तो जो इन्होंने है साकेत और यशोधरा, ठीक है, साकेत और यशोधरा जैसी राष्ट्रीय रचना की आलोचना की थी। ठीक ना, उनके बारे में मतलब कि उन रचनाओं के बारे में, ठीक है, कौन सी रचनाओं के बारे में, साकेत और यशोधरा, इन दोनों रचनाओं के बारे में इन्होंने मतलब इनमें बुराई बताई थी कि मतलब ये जो रचनाएं हैं उनमें त्रुटि है, कुछ बुराई है। ठीक ना, आलोचना की थी, है ना, किसने, तो रामदयाल तिवारी जी ने किसका आलोचना किया था, साकेत और यशोधरा। तो गाइज अब हम देखते हैं गोपाल मिश्र के बारे में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते होंगे जो गोपाल मिश्र है उन्हें छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है ना। और ये जो है वो कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, कौन थे, गोपाल मिश्र, तो कलचुरी शासक जो राज सिंह थे उनके दरबारी कवि थे, है ना, मतलब ये कलचुरी साहित्यकार थे। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि कलचुरी शासक साहित्यकार निम्न में से कौन है, या गोपाल मिश्र मतलब कि कब के साहित्यकार थे, तो कलचुरी शासक कलचुरी काल के साहित्यकार थे। ठीक है, कौन, गोपाल मिश्र जी, है ना। और इनके रचनाओं के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, जितने भी रचनाएं थे उनको ट्रिक से। उसके बाद देखते हैं बाबू रेवाराम के बारे में। ठीक है, तो ये जो बाबू रेवाराम है ये ब्रिटिश काल के साहित्यकार थे, है ना। ये गोपाल मिश्र कलचुरी शासन काल के दरबारी कवि थे, और ये जो बाबू रेवाराम है वो ब्रिटिश काल के साहित्यकार थे। जैसा कि आप जानते होंगे जब ब्रिटिश काल आए थे, है ना, ब्रिटिश काल कब आए थे, इतिहास पढ़ोगे आप छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रिटिश काल कब आए थे, और उसी ब्रिटिश काल में थे बाबू रेवाराम। ठीक ना, अब देखते हैं दलपत राम के बारे में। तो ये दलपत राम के बारे में क्या प्रश्न पूछता है, तो देखिए ये जो दलपत राव थे ये खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। ठीक है, क्या थे, लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। खैरागढ़ का जो राजा था लक्ष्मी निधि उनके चारण कवि थे, है ना। और इनके बारे में क्या एक बहुत ही अच्छा जानकारी पूछता है ना। तो इन्होंने जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है,
छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इन्हीं ने, दलपत राम ने किया था। ठीक है, दलपत राव ने किया था। कब किया था? 1494 ईस्वी में। ठीक है ना। जो दलपत राव थे उन्हीं ने छत्तीसगढ़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कब किया था? 1494 में। और ये क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है ना। तो आप इसे नोट करिएगा कि छत्तीसगढ़ी शब्द का सबसे पहले प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? दलपत राव ने। ठीक है, कब किया था? 1494 में। उसके बाद देखते हैं प्यारेलाल गुप्त के बारे में, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें छत्तीसगढ़ के आधुनिक साहित्यकार के भीष्म पितामह कहा जाता है ना। किन्हें कहा जाता है छत्तीसगढ़ का भीष्म पितामह? तो प्यारेलाल गुप्त जी को। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ के आधुनिक साहित्यकार के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। कौन? प्यारेलाल गुप्त जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शिवशंकर शुक्ल के बारे में क्या जानकारी है। तो इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? शिवशंकर शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है। और उनकी किस रचना के कारण इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है? तो दीना के अंजोर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि दीना के अंजोर है, किसका रचना है? तो शिवशंकर शुक्ल जी का रचना है ना। और इसी रचना के कारण इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सुखलाल पांडे जी। ठीक है, सुखलाल पांडे की क्या विशेषता है? तो इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम हास्य कवि कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम हास्य कवि किन्हें कहा जाता है? तो इन्हीं को, सुखलाल पांडे जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम हास्य कवि कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं सीताराम मिश्र के बारे में। तो सीताराम मिश्र जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार कहा जाता है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो सीताराम मिश्र जी को। और उनकी किन रचना के कारण? तो सुरही गैया। ठीक है ना। सुरही गैया किनका रचना है? तो सीताराम मिश्र जी का। ठीक है, और सीताराम मिश्र जी का सुरही गैया रचना है। इसी सुरही गैया रचना के कारण इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार कहा जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने जाना जितने भी साहित्यकार थे उनसे जुड़े जो विभिन्न जानकारी थी, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है या पूछा गया है, उनको हमने केवल यहाँ पर नोट किया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम थोड़ा सा मतलब इन जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनमें से किसी किसी के हम जन्म को ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस साहित्यकार का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तो कुछ साहित्यकारों के हम यहाँ पे जन्म को ट्रिक से याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जो जन्म स्थान है कहाँ है? दयाहान राजनांदगांव में। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? चलिए ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए, तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया। ठीक है, गुंडा बोला ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठीक है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। जैसा कि आप जानते होंगे शोले मूवी में बोलता है ना, गुंडा क्या बोलता है? विलन बोलता है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठीक है ना। तो ठाकुर से क्या हो जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, और दे दे हाथ से क्या हो जाएगा? दयाहान। ठीक है, दयाहान। देहान से क्या होगा? दयाहान से दे हाथ। ठीक है, दे हाथ। कौन बोला दे हाथ? ठाकुर बोला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का कौन सा है? चमसूर। ठीक है, जन्म हुआ है इनका चमसूर का है राजिम में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? चलिए ट्रिक से याद करते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया। ठीक है, क्या चीज? कि सुंदर है लेकिन ससुर राजी नहीं होगा शादी के लिए। ठीक है ना, सुंदर तो है ना। सुंदर होने से कोई शादी करने के लिए देगा क्या? नहीं। ठीक है, उसके पास कुछ गुड क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा है ना, पैसा कमाना चाहिए, है ना। मतलब कि दिखने में भी ठीक ठाक होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, या फिर उसका घर अच्छा हो, ये सब मतलब देखते हैं, है ना। सुंदर है लेकिन ससुर शादी के लिए राजी नहीं होगा। ठीक है, सुंदर तो है लेकिन ससुर जी जो है, ससुर जी होने वाला ससुर जी जो है वो राजी नहीं होगा देने के लिए। ठीक है, सुंदर से क्या होगा? सुंदरलाल शर्मा। ससुर से क्या होगा? चमसूर। और राजी से क्या होगा? राजिम। ठीक है, तो ये जो चमसूर है कहाँ है? राजिम में। और यहाँ का किसका जन्म हुआ है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का, क्योंकि सुंदर तो है लेकिन राजी नहीं होगा ससुर जी देने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। बैरिस्टर छेदी लाल का कहाँ है जन्म स्थान? अकलतरा में। कहाँ है? अकलतरा। ठीक है, अकलतरा कहाँ है? जांजगीर चांपा में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? तो ट्रिक से याद करते हैं, है ना।
तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि अकल होता तो बैरिस्टर बन गया होता, ठीक है ना। अकल होता उसके पास तो बैरिस्टर अब तक बन गया होता, फालतू का घूम रहा है यहाँ वहाँ, है ना। मतलब अकल होता है उसके अंदर, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होता, माइंड होता, ठीक है, तो क्या होता, बैरिस्टर बन गया होता, लेकिन है ही नहीं उसके अंदर, अकल नहीं है, अकल से अकलतरा, बैरिस्टर से बैरिस्टर छेदीलाल, है ना। तो इस प्रकार से हमें याद आ जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। बैरिस्टर छेदीलाल जी का जन्म स्थान कहाँ है, अकलतरा। अकलतरा कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है। उसके अलावा देखिए मिनी माता, ठीक है, मिनी माता कहाँ है, असम में। कहाँ है, असम में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, चलिए ट्रिक से याद करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है। मेरी माता औसम है, औसम, औसम बोलते हैं ना, औसम, औसम मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, औसम मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, औसम, औसम है ना। कौन है, मेरी माता, मेरी माता औसम है। मेरी माता से क्या हो गया, मिनी माता, औसम से क्या हो गया, असम। तो मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ है, असम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे भी याद कर लिए। उसके अलावा देखिए डॉक्टर खूबचंद्र बघेल जी का कहाँ है, पथरी। पथरी कहाँ है, रायपुर में। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, ट्रिक से। चलिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है। क्या ट्रिक लिख दिया, खूब सारा पथरी हो गया, ठीक है। किसी को पथरी हो गया, भगवान न करे किसी को पथरी हो, किसी को मान लो खूब सारा पथरी हो गया, ठीक है, पथरी हो गया तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास। कहाँ, रायपुर में, ठीक है, रायपुर में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है ना। तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास। जा डॉक्टर के पास, ठीक ना, खूब सारा पथरी हो गया है, जा डॉक्टर के पास। खूब से क्या हो गया, खूबचंद्र बघेल, पथरी से क्या हो गया, पथरी, ठीक है। डॉक्टर के पास जा रायपुर, रायपुर से क्या हो गया, रायपुर, ठीक ना। तो डॉक्टर खूबचंद्र बघेल कहाँ है, पथरी, पथरी में, है ना। पथरी कहाँ है, रायपुर में। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो उसके पश्चात देखिए हीरालाल काव्योपाध्याय का कहाँ है, धमतरी में जन्म। तो इनको किस प्रकार से याद करेंगे, चलिए ट्रिक से याद करते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है। क्या ट्रिक लिख दिया, कि हीरा को तरी रखा है, ठीक ना, हीरा को तरी रखा है ना। हीरा को कहाँ रखा है, तरी रखा है, मतलब नीचे रखा है, ठीक है, ताकि कोई देख न ले, है ना। इसलिए हीरा को कहाँ रखा है, तरी रखा है। हीरा से क्या होगा, हीरालाल काव्योपाध्याय, और तरी से क्या होगा, धमतरी। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। हीरा से हीरालाल काव्योपाध्याय, तरी से क्या होगा, धमतरी। इसके अलावा मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, इनका जन्म कहाँ हुआ है, बालपुर, जांजगीर चांपा में। हमने अभी लिखाया था। तो आपको किस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना, कि पांडे जी को, ठीक है ना, पांडे जी को जंजीर में कोई नहीं बांध सकता, ठीक है ना। पांडे जी, जो पांडे जी है ना, कौन सा पांडे, चुलबुल पांडे, ठीक है, सलमान खान। तो इन पांडे जी को क्या कोई जंजीर में बांध सकता है, क्या नहीं बांध सकता, जंजीर में कोई नहीं बांध सकता। जंजीर से क्या होगा, जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा में जितने भी पांडे हैं, मुकुटधर पांडे, चुलबुल पांडे नहीं, लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, का जन्म कहाँ हुआ है, बालपुर, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।